स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव है ना जी, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। हाँ जी, व्हाट इज द ट्रांसवर्स वेव? perpendicular to part in which particle are vibrating perpendicular to the direction of propagation, उसको क्या बोलते हैं जी? ट्रांसवर्स वेव। हाँ जी शौरी जी, आज टेस्ट देना है आपने, आपको भी टेस्ट है ना? तो परसों है थर्मो का तो रह गया, अच्छा आपका तो थर्मल का भी पड़ा है। हाँ चेक हो गई, हाँ चेक हो गई थी, अपने ले जाना। आपका नहीं मिला, आप तीनों के तो चेक भी नहीं हुए, आपने तो बाद में दिए थे, जिन्होंने उस दिन चेक, वो तो बुधवार को होंगे, कल लेट देते हैं लोग, आज झूठ से मिल के अभी एवरेज नंबर लगा देंगे 20 नंबर कितने में 35 में से फुल कितना। हाँ जी, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव फॉर अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, फॉर अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है उसके लिए एक पुली है जी, देखो जी ये पुली है, थ्रेड है, स्ट्रेच स्प्रिंग है, टेंशन टी है जी, टेंशन क्या है जी? टी, ठीक है जी। स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या होगी जी? हाँ जी, जिन्होंने पिछले लेक्चर में लगाया वेव्स टॉपिक कराया था जी, वेव्स बेसिकली काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस होता है, वेव मोशन क्या होता है? एक डिस्टर्बेंस होती है जी, जो एक पार्टिकल में आती है, वो पार्टिकल वाइब्रेट करता है, पार्टिकल वाइब्रेशन के कारण से वो डिस्टर्बेंस आगे से आगे क्या करती है जी? ट्रांसफर, ठीक है जी। हाँ जी लेट हो गए बहुत भाई, 2 दिन की बात है, थर्सडे बस, अब एक दिन आ जाए कल, कल भी शायद रखूंगा मैं क्लास आपकी थोड़ा जल्दी, 10 से 11, 1 घंटे की। हाँ जी, पर कल लेट हुए तो फिर तो आधा घंटे की क्लास है जी, चलो आज तो अभी पढ़े 12 बजे तक क्लास में। हाँ जी, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव अगला टॉपिक है। वेव मोशन बताया गया था, डिस्टर्बेंस होती है, काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस जो ट्रेवल करती है पार्टिकल टू पार्टिकल ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। फिर दूसरा क्या बताया गया था, इसमें एनर्जी और इंफॉर्मेशन प्रोपिगेट हो जाती है, मैटर या मास प्रोपिगेट नहीं होता, ठीक है जी। फिर उसके बाद 3 टाइप की वेव्स थी। नंबर 1 मैकेनिकल, जिसमें मीडियम रिक्वायर होता है। फिर ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें मीडियम रिक्वायर नहीं होता। फिर मैटर वेव, 3 टाइप की वेव बताई थी। मैटर वेव क्या होता है? जो मटेरियल पार्टिकल इन मोशन है उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसको क्या बोलते हैं जी? मैटर। उसके बाद बताया था ड्यू प्रोपिगेशन ऑफ वेव के कारण से 2 टाइप की होती है। एक तो अगर परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है पार्टिकल तो ट्रांसवर्स, अगर पैरेलल वाइब्रेट कर रहा है मतलब वेव इधर को जा रही है लॉन्गिट्यूडनल और पैरेलल वाइब्रेशन, ठीक है जी। ये सारा बताया था। उसके बाद डेफिनेशंस बताई थी, एम्पलीट्यूड क्या होता है वो छोटी छोटी डेफिनेशन थी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, वो सारा आपको पढ़ना है। अब आ जाइए स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव में पहला पॉइंट है फॉर अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, फॉर अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। देखो जी, द वेव वेलोसिटी
through a medium, the wave velocity through a medium depends on Good morning, sir. good morning depends on its inertial and elastic properties. Wave velocity through a medium depends on its inertial and elastic property. लास्ट क्लास में बताया था कि ये पढ़ना होता है जी इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, इनर्शिया पे डिपेंड करता है जी, और एक होता है मिनिमम फ्रिक्शन। तीन चीजों पे डिपेंड करता है जी वेव का मोशन। ठीक है जी। तो इसने यही बोला कि वेव वेलोसिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो नंबर वन इनर्शिया पे और दूसरा इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। ठीक है जी। इनर्शिया पे डिपेंड करता है और इलास्टिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है जी। समझ आया? अब इनर्शिया के लिए क्या है? वेलोसिटी एक तो ट्रांसवर्स वेव में स्ट्रेस स्प्रिंग में टेंशन पे डिपेंड करती है, स्प्रिंग में जो टेंशन है उस पे डिपेंड करती है। दूसरा मास पर यूनिट लेंथ पे, मास पर यूनिट लेंथ। मास का मतलब क्या होता है भाई? इनर्शिया। मास का मतलब क्या होता है जी? इनर्शिया। लिखो जी, wave velocity in a stress spring depends on, next line पे लिखो, wave velocity in a stress spring depends on number one tension in the string, number one tension in the string, number two mass per unit length। नंबर वन तो हो गया जी टेंशन इन द स्ट्रिंग, नंबर टू क्या हो गया? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ of the string, mass per unit length of the string। So velocity is directly proportional to tension की पावर a, velocity is directly proportional to mass की पावर b। डायमेंशनल फार्मूला याद है जी कैसे डिराइव करते थे डायमेंशन में? वही सेम मेथड है, बुक का मेथड अलग है, अपना मेथड अलग है ये। v is proportional to t की पावर a m की पावर b। ठीक है जी। v is equal to k t की पावर a m की पावर b। आज हमें प्रोग्रेसिव वेव तक करना है जी सारा। हाँ काफी काम है उसमें। फिर उसके बाद अपना रिफ्लेक्शन है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कल हो जाए, फिर ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, बीट्स, वो थर्सडे को। कल भी क्लास कल का मैं बता दूंगा, या तो ऑनलाइन लगा लोगे? नहीं चलो फिर ऐसा करेंगे, थर्सडे को जितना हो जाएगा, एक टॉपिक बन जाएगा वो बाद में करा, भागने की जरूरत नहीं। ठीक है जी। सर एक बार ये फिर समझाओ। देखो जी, एक ये स्ट्रिंग है, पुली पे अटैच है, तो दो चीजों पे वेव वेलोसिटी डिपेंड करती है, दो चीजों पे वेव वेलोसिटी डिपेंड करती है। नंबर वन इज इनर्शिया, नंबर टू इज इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। दो बातों। तो भाई यहां पर जो ट्रांसवर्स वेव है उसकी जो वेलोसिटी है स्ट्रेस स्ट्रिंग में, वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर वन टेंशन पे। टेंशन इलास्टिसिटी से अटैच होगी, क्योंकि इलास्टिसिटी में क्या होता है? स्ट्रेस हम निकालते हैं, स्ट्रेस का फोर्स अपॉन एरिया, मतलब जितना फोर्स होगा उतना स्ट्रेस होगा। तो इलास्टिसिटी किस पे चलेगी जी? टेंशन में। मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करती है दूसरा। ठीक है जी। मास से क्या होता है जी? जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है हमने, मास मैथमेटिकली किसके बराबर होता है जी? इनर्शिया।
ठीक है जी। बाकी देखो जो ये पॉइंट है ये यहाँ से पढ़े जाएंगे। 15.3 पेज पे लिखा हुआ है एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव। तीन है, इलास्टिसिटी, ठीक है जी, इनर्शिया और मिनिमम फ्रिक्शन। पढ़ने के लिए दिया था लास्ट क्लास में, पढ़ा किसी ने है? तो लास्ट क्लास में पीटीएम भी चल रही थी प्लस 2 वालों की, बीच में थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर a, टेंशन की पावर a। डिपेंड करती है वेलोसिटी किस पे, टेंशन पे, और किस पे, मास पर यूनिट लेंथ पे। मास पर यूनिट लेंथ को स्मॉल m मान रखा है। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन की पावर a, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पर यूनिट लेंथ की पावर b। तो यही करते थे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या करते थे, m0 L1 t माइनस 1। टेंशन का मतलब फोर्स होता है, फोर्स की डायमेंशन m1 L1 t माइनस 2 की पावर a, m1 L माइनस 1 की पावर b। ठीक है जी। कोई डाउट इसमें? चले आगे। आता है मेथड निकालना? यस सर। ये क्या हो जाएगा, m a प्लस b L a माइनस b t की पावर माइनस 2a। कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग पावर्स। बुक में थोड़ा इजी मेथड है पर ये प्रॉपर मेथड है जी, ड्राइव करने का। ठीक है जी, बुक में डिवाइड करा हुआ है बस, टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ की डायमेंशंस को डिवाइड करा, बस वहां से उसने फार्मूला निकाला। ठीक है जी, डन है। a प्लस बी क्या हो गया भाई, 0। a माइनस बी क्या हो गया, 1 माइनस 2a किसके बराबर आ गया, -1। माइनस से माइनस कट गया, a क्या आ गया भाई, हाफ। हाफ प्लस b इज इक्वल टू 0, b माइनस हाफ आ गया। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू k t की पावर हाफ m की पावर माइनस हाफ। k एक्सपेरिमेंटली डिराइव होता है जी, डिटरमिन होता है। k की वैल्यू क्या है जी, 1। एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है। वेलोसिटी क्या आ जाएगा, अंडर रूट t बाय स्मॉल n। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अंडर रूट t बाय स्मॉल n। डन है, कोई डाउट इसमें? चले आगे। नेक्स्ट है जी, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ सॉलिड। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ सॉलिड। ठीक है जी, इसके स्पेशल केस भी ऑब्जेक्टिव में कराऊंगा। अभी बुकलेट में थोड़ा सा इसमें चेंजेस होते हैं, जो बुकलेट दे रखी है वेव्स की, एक अलग से बुकलेट भी दूंगा मैं आपको जरूर। ठीक है जी। हाँ जी, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ सॉलिड। स्पीड जो ट्रांसवर्स वेव की है सॉलिड में, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या शेयर मॉडुलस भी बोलते हैं। देखो जी, इसके लिए सॉलिड्स चैप्टर पढ़ा होना चाहिए। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, चैप्टर नंबर 8 जो सॉलिड हमारा है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। ठीक है जी, फिर अपना मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। स्पीड इन चीजों पे डिपेंड, इलास्टिसिटी
इलास्टिसिटी का मतलब फोर्स भी हो सकता है, मतलब जैसे स्ट्रिंग था, अलग अलग टाइप है तो अलग अलग चीज पे डिपेंड करेगी। ठीक है जी। अब सॉलिड है तो सॉलिड में क्या डिपेंड करेगी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ईटा पे। ठीक है जी। और दूसरा डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास भी क्या है, मास आ गया ना वहां, वो इनर्शिया लिखा यही हुआ है कि इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है, इलास्टिसिटी ऑफ शेप उसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। दूसरा किस पे डिपेंड करती है जी, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब डेंसिटी पे डिपेंड। सीधा लिख सकते हैं, लिखो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ सॉलिड डिपेंड्स ऑन, नंबर वन, या इट डिपेंड्स ऑन, सीधा लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन नंबर वन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, नंबर टू डेंसिटी, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या आएगा, ईटा की पावर ए, डेंसिटी की पावर बी। ठीक है जी। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर ए, डेंसिटी की पावर बी। वेलोसिटी इज इक्वल टू के ईटा की पावर ए, डेंसिटी की पावर बी। वही सॉल्व करके ए वही हाफ आ जाएगा, बी वही माइनस हाफ आ जाएगा। फार्मूला क्या बनेगा जी, v इज इक्वल टू के अंडर रूट ईटा बाय रो। सॉल्व नहीं करा मैंने, वो आपके लिए है। के की वैल्यू वही 1 होती है, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ईटा बाय, 2 सैटरडे को जैसे सर की क्लास रहेगी, सर थर्मल वगैरह रिवाइज करा रहे हैं सुबह सुबह। अभी तो ये क्लास क्लैश कर रही है, इसलिए मैंने आपको नहीं बोला, पर जैसे ही था कल भी लगाना चाहो कल भी लगा सकते हो। थर्मल थर्मो ऑनलाइन बैठ के भाई, सीरियसली बैठो तो घर पे भी काम हो जाता है, करने वाले कर लेते हैं भाई। एक दो बंदे तो देखे ही हमने हर साल जो ऐसा कर लेते हैं, पर बहुत मन को मारना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन बैठा है बंदा, पता नहीं क्या चल जाए, है ना भाई आर्यन। सर मैं तो पढ़ रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तेरे को तो वैसे ही मैंने कहा। नहीं सर, मैं बातें सुन रहा हूँ, आपसे देख लो। हाँ सही है, ध्यान देना यही होता है, वैसे मैंने देखा है क्लास में। हाँ जी हर्ष जी बैठे हैं। हाँ जी सर। ठीक है भाई। हाँ जी नेक्स्ट देखो जी, हमारा स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, ये मेन टॉपिक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव से ही, क्योंकि साउंड हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, स्पीड ऑफ साउंड पे बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट हो जाएगा। अब सिलेबस में लिखा कुछ नहीं है, बस स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव लिखा हुआ है। ट्रैवलिंग वेव दोनों होती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड। ठीक है जी, छोटा सा पॉइंट लिख दिया सिलेबस में, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स। तो स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव में दोनों वेव आ जाती है हमारी, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड। ठीक है जी, तो करना तो सारा ही पड़ेगा। हाँ जी, लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, पहले गैस में और लिक्विड में देखो जी, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, नंबर वन इन लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस में कौन सा मॉडुलस यूज होता है भाई, बल्क मॉडुलस। लिक्विड में गिराया था बल्क मॉडुलस, याद होगा। ठीक है जी। और जो हमने आइसोथर्मल एडियाबैटिक करे थे उसमें भी क्या निकाला था, बल्क मॉडुलस। क्योंकि गैस के लिए भी हम क्या निकालते हैं जी, बल्क मॉडुलस। गैस के लिए भी हम क्या निकालते हैं, बल्क मॉडुलस। ठीक है जी। तो यहां पर जो स्पीड है किस पे डिपेंड करती है, नंबर वन कैपा बल्क मॉडुलस, दूसरा डेंसिटी। सेम प्रोसेस है।
यही है जी, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ लिक्विड और अ गैस डिपेंड्स ऑन नंबर 1। पूरा लिखना चाहो तो प्रॉपर लिख सकते हो जी। डिपेंड्स ऑन नंबर 1 बल्क मॉडुलस kappa, number 2 density of the fluid, density of the fluid। ठीक है जी। डिपेंड्स ऑन बल्क मॉडुलस of the fluid, number 2 density of the fluid, density of the fluid। वही डिराइव कर सकते हैं जी, सेम आएगा क्योंकि देखो डायमेंशन तो सेम ही है ना जी। ईटा की भी डायमेंशन सेम है, डेंसिटी की भी डायमेंशन सेम है। तो सॉल्व करके क्या आने वाला है, कैपा ए रो की पावर बी, v इज इक्वल टू के कैपा ए रो की पावर बी। ए भी हाफ आ गया, बी भी माइनस हाफ आ गया, ए भी हाफ आ गया, बी भी माइनस हाफ आ गया। बी का फार्मूला क्या आ गया, अंडर रूट कैपा बाय रो। सेकंड, इन सॉलिड्स स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में किस चीज पे डिपेंड करती है भाई, डायरेक्ट फार्मूला ही है, कोई डिराइव नहीं है। v इज इक्वल टू अंडर रूट कैपा प्लस 4/3 ईटा बाय रो। ठीक है जी। ये डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है जी, ऑब्जेक्टिव में ही काम आता है, न्यूमेरिकल्स में कोई डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन इन सबकी रेयर ही आएगी, कि बहुत छोटी सी आसान सी आएगी तो डायमेंशन मेथड से आप निकाल सकते। ठीक है जी। थर्ड, इन सॉलिड रॉड्स, सॉलिड रॉड्स, रॉड्स में कौन होता है जी, यंग्स मॉडुलस। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी भाई, यंग मॉडुलस पे, और दूसरा डेंसिटी पे। तो वही वेलोसिटी क्या आ जाएगी, अंडर रूट यंग मॉडुलस बाय डेंसिटी। सिंपल फार्मूलाज है। गणेश जी चले आगे। स्पीड ऑफ साउंड, न्यूटन्स फार्मूला एंड लैपलास करेक्शन। छोड़ा नहीं देखा है, देखा है तो वहां तो मैंने 3-4 11वीं वाले बच्चों का करवा दिया काम, उनको अब छोटा सा फोन मिल गया, वो बटन वाला नोकिया, करवा दिया काम उनका तो मैंने बस पीटीएम। वो सारा भाई दिन एंजॉय नहीं किया हमारे, कल आए नहीं, गाय भी है लगता है। हाँ जी, लिखो जी, स्पीड ऑफ साउंड, पहले न्यूटन्स फार्मूला, पहले न्यूटन ने थ्योरेटिकली बताया, थ्योरेटिकल अजम्पशंस ही करी कि भाई ये जो प्रोसेस है, साउंड जब चलती है गैस में तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। उसने अज्यूम करा, उसने क्या करा जी, अज्यूम, अजम्पशन करी उसने कि भाई ये जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है। ठीक है जी। अभी तक उतनी ठंड भाई है नहीं सर, नीचे आप बाजू टी शर्ट है।
नेक्स्ट है जी, देखो न्यूटन्स फार्मूला में न्यूटन गेव द फर्स्ट थ्योरेटिकल expression. Newton gave the first theoretical expression for speed of sound in a gas. Newton gave the first theoretical expression for speed of sound in a gas. Full stop. He assumed that sound wave travels through a gas under isothermal condition. तो गैस में जो फार्मूला है वो वेलोसिटी का जनरल फार्मूला क्या है? v इज इक्वल टू अंडर रूट कैपा बाय रो है। आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो कैपा भी आइसो हो जाएगी। वैसे मैंने ड्राइव करा दिया था, बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल में किसके बराबर होता है जी? प्रेशर के। बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल में किसके बराबर होता है जी? प्रेशर के। डेरिवेशन हुई है थर्मोडायनेमिक्स में, ड्राइव पढ़ा नहीं ना बस, दोबारा ड्राइव करा देते हैं, टेंशन नहीं। हाँ जी, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो कैपा की जगह क्या आ गया भाई? कैपा आइसो। ये अभी ड्राइव हुआ भाई, स्पीड का फार्मूला। तो आइसोथर्मल में पीवी क्या होता है भाई? कांस्टेंट। ये इक्वेशन तो याद है? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है जी। अब वैसे सिलेबस में पहले तो साफ साफ लिखा था ये, पर अब ये लिखा नहीं हुआ सिलेबस में, स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव ही लिखा हुआ। ठीक है जी। तो मतलब पर ये स्पीड ऑफ साउंड वेव, मतलब स्पीड वेव की स्पीड ही है एक तरह से। पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था न्यूटन्स फार्मूला, लैपलास करेक्शन, हर पेपर में आता ही था। और जिस स्कूल में कराएंगे तो उसमें तो आएगा ही। ठीक है जी। अब कई कराते हैं टीचर, कई नहीं भी कराते अपना, पर फिर भी आप कर लो। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर आगे आ गया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, P आगे dV प्लस V आगे dP। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? डन है? कोई डाउट इसमें? माइनस वी डीपी, बल्क मॉडुलस का फार्मूला याद है? माइनस डीपी बाय डीवी बाय पी क्या आ जाएगा? माइनस डीपी बाय डीवी बाय वी। यही क्या आ गया भाई? आइसो मैंने पहले ही बताया था ये प्रेशर के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है जी? प्रेशर। ड्राइव कर दिया ना जी। बल्क मॉडुलस किसके बराबर आ गया जी? प्रेशर। डीवी नीचे ले गया, वी भी नीचे आ जाएगा। तो हमारा वेलोसिटी क्या आएगा जी? अंडर रूट टी बाय रो, अंडर रूट पी बाय रो। नोट कर लो जी फटाफट। बस ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और बीट्स छोड़ देंगे जी एक लेक्चर का, बाकी सारा करवा दो, कोई भगाने की जरूरत नहीं, जितना हो। क्योंकि कल भी वहां सोने ही लगे थे बंदे 2.5 घंटे में, वहां भी बड़ा। हो गया जी। ये पहले भी ड्राइव कराया हुआ सारा। अगर थर्मोडायनेमिक्स की नोट्स जरा पढ़ेंगे तो कृपा करेंगे उस पर भी
हाँ जी, सभी ने अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पढ़ने शुरू कर देने हैं। सिलेबस जल्दी कराने का फायदा यही है भाई कि अपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन याद करो, ठीक है जी। क्योंकि सिलेबस ही अगर जनवरी फरवरी में होता फिर आपको टाइम ही नहीं मिलना था कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ने का। अब अपना कंसेप्चुअल क्वेश्चन हर एक चैप्टर के याद करो, उनके मैं अलग टेस्ट बनवाऊंगा जनवरी में। हर रोज 15 मिनट का एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा एक एक चैप्टर का कंसेप्चुअल क्वेश्चन। बाकी वीकली 2-3 बड़े टेस्ट भी रहेंगे। मतलब अब टेस्ट ही है मेन तो, और रिवीजन है। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अलग 1 घंटा क्लास, 1 घंटा आपकी वैसी क्लास होगी। कहाँ रह गई? हाँ जी, फॉर एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? 1 atm। 1 atm क्या होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। और डेंसिटी होता है 1.296 1.293 kg पर मीटर क्यूब। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी जी? यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, वेलोसिटी 1.01 इंटू 10⁵ अपॉन 1.293 1.293। हाँ जी, ये आ गया जी। यहाँ पर सब सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 280 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, ठीक है जी। जो कि 15 टू इट इज लेस देन 15-16% देन एक्चुअल वैल्यू विच इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली 331 या 332 मीटर पर सेकेंड लेते हैं। एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू है वो कितनी है जी? 331 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। तो ये कितना लेस है? 15-16%, विच इज लेस देन, लेस बाय कह लो, बाय 15-16% ऑफ experimentally determined value। हाँ जी, यहाँ पर थे जो कैपा इज इक्वल टू पी आ गया था, पी की वैल्यू आ गई। फॉर एसटीपी 1 atm होता है प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, रो 1.293 kg पर मीटर क्यूब, v इज इक्वल टू √1.01 इंटू 10⁵ अपॉन 1.293 अपॉन 1.293। समझ आ गया जी? डन है? एरर है कुछ 15 से 16% कम है, ठीक, किससे? एक्चुअल वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन। तो लैपलास ने इसे करेक्ट कर। पहले तो 5 नंबर की डेरिवेशन आती थी न्यूटन्स फार्मूला, अब वो बंद। अब डेरिवेशन आना बहुत कम हो गई है भाई। मतलब पूरा फॉर्मूला गलत हुआ। हाँ ये गलत हो गया भाई, उसने थ्योरेटिकल असम्पशन की थी ना। रिस्क नहीं ले सकते ना भाई, एक तो ये क्लियर कर दें कि भाई डेरिवेशन आनी ही नहीं है। हाँ वो पर्टिकुलर चैप्टर बता दें कि भाई यहाँ से आनी है बस, उसकी कराएं फिर हम भी। अब नहीं तो सीधा फार्मूला कराता नहीं, लास्ट फार्मूला जो लैपलास का है डायरेक्ट स्पीड का, वो बताना था हमें, स्पीड ऑफ साउंड। ये तो कोई काम करना है नहीं, न्यूमेरिकल तो इसमें कुछ बनना नहीं, तो डेरिवेशन ही है बस। हाँ जी,
लैप्लास ने करेक्शन करी, उसने दो तीन बारे बातें बताई एयर के बारे में। एक तो ये क्या होता है, इंसुलेटिंग होता है, इंसुलेटर है, मतलब नॉन कंडक्टिंग है थर्मल के लिए, वैसे इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है जी, ये जो गैसियस मीडियम है ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना हीट कंडक्ट करता है। तो भाई आइसोथर्मल में तो कंडीशन थी कि सरफेस क्या होना चाहिए भाई, कंडक्टिंग। ठीक है जी, और स्पीड ऑफ साउंड क्या बहुत तेज है, ऐसे नहीं है कि बहुत ही स्लो सी स्पीड है साउंड, मतलब वो 332 मीटर पर सेकंड भी बहुत अच्छी खासी स्पीड है। ठीक है जी, तो स्पीड ऑफ साउंड बहुत तेज है। अगर साउंड की स्पीड इतनी ही तेज है तो ये प्रोसेस क्या हो गया भाई, फास्ट। आइसोथर्मल में प्रोसेस क्या होना चाहिए, स्लो। दो बातें होगी ना जी, एक तो ये प्रोसेस क्या हो गया भाई, फास्ट हो गया, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इज, या साउंड ट्रेवल रैपिडली, या साउंड ट्रेवल्स ऐसे लिखा जाएगा, ट्रेवल्स रैपिडली थ्रू द गैसियस मीडियम। ठीक है जी, प्रोसेस फास्ट है। गैस क्या है जी, गैस इज पुअर कंडक्टर ऑफ, पुअर कंडक्टर है जी। ठीक है जी, और उसमें देखा भी गया जहां पर कंप्रेशन हो रहा था वहां टेम्परेचर बढ़ रहा है, जहां कंप्रेशन, जहां आपका रेयर फ्रैक्शन हो रहा था वहां टेम्परेचर घट रहा है। कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है, वो आइसोथर्मल दौरान वो क्या हो गया भाई, एडियाबैटिक। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना आइसोथर्मल में, तो ये तो किसकी कंडीशन है, प्रोसेस फास्ट और इंसुलेटिंग वॉल्स एडियाबैटिक की। तो लैप्लास ने उसे करेक्ट करा, ये प्रोसेस क्या है भाई, एडियाबैटिक। ठीक है जी, इसमें लाइन लिखना चाहते हो लिख लो। लैप्लास पॉइंटेड आउट दैट, स्टार्टिंग में लिखो, लैप्लास पॉइंटेड आउट दैट साउंड ट्रेवल थ्रू अ गैस अंडर गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस। तो उसने रीजन दिए, नंबर 1 रीजन, साउंड ट्रेवल्स रैपिडली थ्रू द गैसियस मीडियम, थोड़ा बुक से अलग लिखवा रहा हूं, साउंड ट्रेवल रैपिडली थ्रू द गैसियस मीडियम, सो देयर इज नो टाइम, पहला पॉइंट रीजन, फर्स्ट पॉइंट, sound travel rapidly through the gaseous medium, so there is no time for heat to enter or leave, एंटर भी नहीं कर सकती हीट, लीव भी नहीं कर सकती। हेंस कंप्रेशन में टेम्परेचर क्या हो जाता है जी, हेंस टेम्परेचर राइजेस इन, कहां से लिखा, सो देयर इज नो टाइम फॉर हीट, पहले ये लिखना ना, साउंड ट्रेवल्स रैपिडली थ्रू द मीडियम, फिर उसके आगे ही चलेगा जी, सो देयर इज नो टाइम फॉर हीट टू लीव और एंटर, फुल स्टॉप, हेंस या कॉमा डालो एंटर के बाद कॉमा, हेंस टेम्परेचर राइजेस इन कंप्रेशन, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है भाई, याद रखना, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या बनते हैं, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, हेंस टेम्परेचर राइजेस इन कंप्रेशन और falls in rare fraction, falls in
रेयर फ्रैक्शन। धन्य जी, सेकंड पॉइंट लिख लो जी। गैस इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मैंने तीनों पॉइंट को 2 पॉइंटों में ही कंपाइल कर दिया। ठीक है जी, डन है। समझ आ गया एडियाबैटिक क्यों है? साउंड ट्रेवल फास्ट कर रही है। ठीक है जी, फास्ट कर रही है तो ना हीट को अंदर आने का मौका मिल रहा है ना बाहर जाने का मौका मिल रहा है। एडियाबैटिक में यही होता था भाई, हीट ना अंदर आए ना बाहर जाए, तभी कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ जाता है, रेयरफैक्शन में टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है जी। और गैस इज अ पुअर कंडक्टर, गुड कंडक्टर होती तो हीट आगे से आगे ट्रेवल कर सकती थी। ठीक है जी, दोनों पॉइंट एडियाबैटिक पे जा रहे हैं। एडियाबैटिक में क्या होगा, V इज इक्वल टू कैपा एडिया बाय रो। V इज इक्वल टू कैपा एडिया बाय रो हो जाएगा। हाँ जी, कैपा एडिया बाय रो, कैपा एडिया निकालने के लिए एडियाबैटिक के लिए इक्वेशन क्या होती है? फॉर एडियाबैटिक, हाँ जी, पीवी इज इक्वल टू पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पी आगे V की डिफरेंशिएशन मतलब गामा V गामा माइनस 1 dV प्लस V गामा dP इज इक्वल टू 0। हाँ जी, वही निकालना है कैपा। कैपा का फार्मूला माइनस dP बाय dV बाय V। वैसे गामा टाइम्स होता है, याद होगा तो आपको, इसके गामा टाइम्स होता है। कैपा आइडिया इज गामा टाइम्स द कैपा आइसो। निकाल के देखते हैं। गामा P V गामा माइनस 1 dV इज इक्वल टू माइनस V गामा dP। गामा P इज इक्वल टू माइनस V गामा dP बाय V गामा माइनस 1 dV। गामा P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस dP बाय dV V गामा माइनस 1 माइनस गामा नीचे चला गया तो पावर बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी डिवीजन में। गामा से गामा कट गया, गामा P इज इक्वल टू माइनस dP बाय dV बाय V हो जाएगा। V की पावर माइनस 1 था तो V नीचे चला जाएगा। तो ये कैपा आइडिया के बराबर है। ये किसके बराबर है जी? कैपा आइडिया, एडियाबैटिक। तो वेलोसिटी क्या होगी जी साउंड की? अंडर रूट गामा P बाय रो और गैसियस मीडियम। गामा क्या होता है भाई? डायटोमिक होती है गैस डालकर। गामा डायटोमिक का क्या होगा? 7/5।
लहसुन की नींबू कितनी बनाएंगे? कोई 2 मिनट रुको। गामा के आ गया जी 7/5 7/5 अंडर रूट p/रो की वैल्यू निकाली हुई थी हमने, ये भी अंडर रूट में ही आएगा, अंडर रूट 7/5 इंटू 280 इंटू 280, ये क्या आ गया 331.3 मीटर पर सेकंड, जो कि करेक्ट वैल्यू है। नेक्स्ट आ जाओ जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। Sound in a gas. Factors affecting speed of sound in a gas. Number 1, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ऑब्जेक्टिव और कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है भाई ये टॉपिक, न्यूमेरिकल, ये जो फैक्टर्स वाला है, ठीक है जी। नंबर 1, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या है जी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं। वो कैसे बात करेंगे, V इज इक्वल टू गामा P/रो at constant temperature, PV is equal to क्या होता है भाई, constant, PV is equal to constant, वॉल्यूम का फार्मूला मास अपॉन डेंसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर P/रो के आगे जी, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर P/रो के आगे जी कांस्टेंट लिख लो। बस हो रही है। क्या बोल रहे हैं, मैं ये जानती है, खुद भी जानती है। हाँ हाँ तू क्यों सोच रहा है? हाँ जी, समझ आ गया जी। पहला, अगर ये कांस्टेंट है P/रो तो वेलोसिटी क्या होगी भाई, वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर
when क्या है जी, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, when temperature is constant. Second, effect of density. Effect of density. जाना जी, चले आगे। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी क्या कहते हैं? हाँ जी, कुछ तो कही नहीं। ठीक है। वेलोसिटी कम होगी तो डेंसिटी ज्यादा होगी तो हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छा पकड़ा इसे। सही पकड़े। एट कांस्टेंट प्रेशर, सही है बिल्कुल। देखिए अगर सही भी नहीं सही कांस्टेंट प्रेशर पे तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, तो डेंसिटी बढ़ाओगे, अगर डेंसिटी ज्यादा तो वेलोसिटी कम, वेलोसिटी ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा तो वेलोसिटी कम। लिखो जल्दी लिखो फटाफट। क्या हो गया तुम देख रहे हैं हट जा पेन देख रहे हो हम बोल दे रहे हैं लोड नहीं नहीं लग गया दिन दौरान 15 होने के पास कितने मीटर कौन सा? 5 हाँ जी, एग्जांपल देखो जी, एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लिया हुआ है। ऑक्सीजन की डेंसिटी 16 टाइम्स होती है, ऑक्सीजन की डेंसिटी इज 16 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो V क्या आ जाएगा, V ऑक्सीजन बाय V हाइड्रोजन अंडर रूट रो H बाय रो O अंडर रूट रो H बाय 16 टाइम्स रो H से रो H कैंसल, VO बाय VH is equal to 1/4, तो VH is equal to 4 times the velocity of oxygen. जाने जी, जाने चले आगे। Velocity of hydrogen is 4 times the velocity of oxygen. ठीक है जी, डन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का भी इफेक्ट है भाई, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जब गैस में वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो वो डेंसर हो जाती है, डेंसर बढ़ने से मतलब गैस की डेंसिटी कम हो जाती है और वाटर मॉलिक्यूल की डेंसिटी
ज्यादा हो जाती है। वाटर वेपर्स आने से डेंसिटी डिक्रीज करती है ह्यूमिड एयर की, मतलब उसमें से एयर निकल गया ना जी, उसमें तो वाटर आ गया, वाटर के कारण से उसकी ह्यूमिड एयर की डेंसिटी ये है। और ड्राई एयर की डेंसिटी मैंने पहले भी लिखा था, कितनी थी, 1.293 kg पर मीटर क्यूब। इन रेनी सीजन एयर क्या हो जाती है भाई, ह्यूमिड हो जाती है। ह्यूमिड होने के कारण से एयर की जगह कौन आ जाते हैं भाई, वाटर मॉलिक्यूल। एयर की जगह कौन आ जाता है उसमें, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल आने से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डेंसिटी कम होने का मतलब, हाँ जी अभी पढ़ाया था, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर is greater than velocity of a dry air। समझ आ गया। नेक्स्ट है जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कल भी 10 बजे लगाना चाहूँ तो ऑनलाइन लिंक में भेज दूंगा जी, ठीक है जी, क्लास का। ठीक है, तो थर्मल की क्लास लग रही है भाई। वैसे अभी ट्रांसमिशन शुरू करेंगे, अभी कैलोरीमेट्री तक पहुंचे हैं सर। रिवीजन हो जाएगी भाई एक अच्छी खासी। ठीक है जी, ऑफलाइन आके लगाने चाहो ऑफलाइन लगा लेना, आपकी इच्छा है, हम मना नहीं कर रहे भाई। ठीक है जी, हाँ मैं मैसेज भेज दूंगा जी। फिर फ्राइडे के बाद तो लगानी है, फ्राइडे सैटरडे फिर मंडे ट्यूसडे, सारा अगले हफ्ते रेगुलर ही क्लास है 10 बजे सर की। 2-3 चैप्टर तो रिवाइज हो जाएंगे। थर्मल, थर्मो, केटीजी 3 भी हो गए तो बहुत बढ़िया है। एसएचएम वेव में आके कराऊंगा। बाकी 1 घंटे की क्लास एक्स्ट्रा भी रहेगी आपकी, वो तो सारों में लगानी है भाई। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को 11:30 से 12:30। ठीक है जी, उसमें एसएचएम की न्यूमेरिकल कराएंगे आपको सर की 3 दिन, मतलब नेक्स्ट वीक। जो 3 दिन मैं नहीं हूँ वो क्लास भी लगेगी रेगुलर वाली, कि ऑब्जेक्ट वही कर लोगे, ऑब्जेक्टिव वाले में बहुत है। हाँ करवा लो, कर लो भाई, बढ़िया रहोगे। थोड़ा कष्ट तो पाना ही पड़ेगा। ठीक है जी, अब कल से फिर 10 बजे याद रखना भाई, ऑब्जेक्टिव रिवीजन है, पर सारे लगा ले, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आएगा। ऑनलाइन तो लगा ही ले, ऑफलाइन जो यहाँ आके लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। बस थर्सडे वाली क्लास मिस हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये वाली क्लास उसमें क्लैश हो जाती है। बाकी फिर फ्राइडे से रेगुलर लगा। नेक्स्ट आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या कहते हैं जी, देखो जी, P इज इक्वल टू अंडर रूट गामा P बाय रो। रो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। हाँ डेंसिटी होता है, बस इतना भी कुछ नहीं। हाँ जी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, 1 मोल के लिए पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आरटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, गामा आर टी बाय एम। गामा आर टी बाय क्या आ गया भाई, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सेम फार्मूला किसका भाई, आरएमएस का, अंडर रूट 3 आर टी बाय एम केटीजी में। मोस्ट प्रोबेबल में क्या आ जाता है 2, मोस्ट प्रोबेबल में क्या आ जाता है 2, और उसमें क्या आ जाता है अपना मीन
एक मीन भी तो थी नहीं एवरेज वेलोसिटी में, 8/π था कि कुछ ऐसे ही था, फार्मूले याद नहीं तुम्हें? चलिए बड़ा है, अभी याद नहीं है। केटीडी का टेस्ट दे रहा तुम्हें है ना, नहीं देना? अब भाई इतने दिन दे दिया, वो कब चैप्टर पूरा होगा भाई, नहीं है? तो आप आओगे ना सब। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सैटरडे को टेस्ट दे रहे हैं 13 चैप्टर का, फर्स्ट 13 चैप्टर का, नहीं तो पीटीएम पर बस आते ही पीटीएम हो जाएगी 7 तारीख को। तो टेस्ट दो, टेस्ट के बिना कुछ नहीं है। हाँ जी, क्या फार्मूला था? तो सैटरडे को है 1 to 30 को। नहीं मिला? इस चीज का मीन एवरेज स्पीड, √3 RT तो RMS का था, मीन का होता जी हमारा 8/π था, वही बोला था मैंने, 8/π। मेरे वो भूल गया। लिखवाया था, कोई नहीं। ये रहा 8/π मीन का, एट बाई पाई वैल्यूज भी निकाली हुई है सारा, कराया तो था भाई। अब भाई अब आप ऐसे करो, V1/V2 इज इक्वल टू √T1/T। वहां ऑब्जेक्टिव बुकलेट में केटीजी के इसमें रिलेशन भी बना हुआ है कि ये जो साउंड की स्पीड का है उसके साथ रिलेशन भी है, γ/RT/m और √3 RT/m। अगर उसमें करें तो √3 साउंड की स्पीड रेशो VRMS निकालूं तो क्या आएगा, γ/3। साउंड की स्पीड और VRMS का रिलेशन निकालूं तो √γ/3। कब तक पढ़ेगी? सेक्शन कौन सा था? यार ना हम क्या करेंगे? निकाल दिया कौन बोल रहा है? कब आ रही? हाँ जी, डन है। ये ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आ जाता है जी, वेलोसिटी ऑफ साउंड और रेशियो ऑफ VRMS। हाँ जी, सोना नहीं है भाई, हो गया। अभी तो प्रोग्रेसिव वेव भी पड़ी है। सर 12 तक हाँ 12 बजे। टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, देखो अगला टॉपिक इसी में ही है, ये नहीं करना इफेक्ट ऑफ विंड ये वो इससे ऊपर है। चाहिए हाँ ये तो इम्पोर्टेंट है, 1 डिग्री में कितनी बजेगी, सारे ढंग से गए है ना, 1 घंटे बाद। सुबह समझना यही होता है इतने लोग उठते हैं थोड़ा आदतें बदलो भाई, भाई ना डाउन से क्यों हो रहा है? गौशी भी है फिर शरीर में, तब तक हम 3-4 हो जाएंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, लिखो अगला, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। Temperature coefficient for the speed of sound in air. It is defined as increase in
increase in the velocity of sound for 1 degree rise in temperature, for 1 degree rise in temperature of the gas. It is defined as increase in the velocity of sound for 1 degree or 1 Kelvin, for 1 degree or 1 Kelvin rise in temperature of the gas. देखो जी, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 0 प्लस 273 केल्विन। T डिग्री सेल्सियस क्या होता है जी? T प्लस 273 केल्विन। VT बाय V नॉट क्या हो जाएगा? T प्लस 273 अपॉन 273 VT बाय V नॉट 1 प्लस T बाय 273 की पावर हाफ, तो VT बाय V नॉट 1 प्लस हाफ T बाय 273। ये कैसे आया भाई? यहां लिखा जाएगा एक्सपेंडिंग बायनॉमिली neglecting higher power। expanding binomially neglecting higher powers। VT is equal to V naught 1 plus T by 546। V नॉट क्या होता है जी हमारा? 332 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो VT क्या हो जाएगा भाई? 332 प्लस 332T बाय 546, ये कटिंग हो जाएगी 0.61 आ जाएगा। 332 को V नॉट ही लिख सकता हूँ, 0.61T हो जाएगा। फॉर 1 डिग्री राइज in temperature, velocity increases by 0.61 degree Celsius, 0.61 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0.61 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ विंड। इफेक्ट ऑफ विंड क्या कहती है जी? As the sound is carried by air,
हाँ जी, as the sound is carried by air, so its velocity is affected by wind velocity. So its velocity is affected by wind velocity. साउंड इधर को जा रही है, ये v विंड है, ये एंगल थीटा, विंड वेलोसिटी vw कह लो। क्या कर रहा है कुछ तो वही सो रहे हो भाई तुम भी। relax डॉक्टर बड़ी बात। वो खेल रहे आई नहीं हो गया ना बनता है हाँ जी, देखो जो कंपोनेंट साउंड की डायरेक्शन में जाएगा वो ऐड हो जाएगा v नॉट प्लस vw cos थीटा हो जाएगा नेट साउंड की वेलोसिटी। ठीक है जी। अगर हवा साउंड की डायरेक्शन में जा रही है तो ऐड हो जाएगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो सब्ट्रैक्ट। ठीक है जी। पहले डॉपलर्स इफेक्ट में काफी काम आता था, तो डॉपलर्स इफेक्ट अब आपके सिलेबस में ही रहा, नीट जेई सबसे कट गया। ठीक है जी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पढ़ना है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव। हाँ चलो 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे ये टॉपिक। सारे थक डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव लिखो पहले तो डेफिनेशन। प्रोग्रेसिव वेव की क्या डेफिनेशन है लिखो। हाँ, a wave that travels from one point of the medium, a wave that travels from one point of the medium to another, a wave that travels from one point of the medium to another is called progressive wave. Is called progressive wave. प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसवर्स भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। नेक्स्ट लिखो जी, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स। टाइप है हाँ जी, टाइप। हार्मोनिक का मतलब वही साइन का फंक्शन हो जाएगा, सिंगल फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन में पढ़ा था, याद है जी। लिखो जी, if during propagation the particles of the medium vibrate simple harmonically about their mean positions, comma, then the wave is said to be plane progressive harmonic wave. Plane progressive harmonic waves. Plane progressive harmonic waves. Harmonic waves.
नेक्स्ट आ जाओ जी। मतलब जो सिंपल हार्मोनिकली ट्रेवल कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे कर रही है, उसको क्या बोलेंगे? प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव। पढ़ के आएंगे थर्मल, फिर क्लास लगानी है तो थोड़ा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से होगा वो सीधा, मतलब ये नहीं कि कुछ डिराइव कराएंगे, मतलब वैसे तो डिटेल में ही कराते हैं सर, पर फिर भी अगर आप पढ़ के आओगे, नोट्स को रीड करके आओगे तो ज्यादा समझ आए। कोई भी चीज है अगर आपने लेयर्स बनाओगे ना उसकी, तो वो ज्यादा समझ आए। कोई भी पाठ करते हैं हम, उसमें फ्रीक्वेंसी है 108 बार, या क्यों कर रहे हैं हम उसको बार बार, बोल क्यों रहे हैं चीजों को, वो एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है दिमाग। कोई भी चीज को आप 2-4 बार लिखोगे तो वो दिमाग में स्टोर होनी शुरू हो जाए। ठीक है जी। अगर कोई बच्चा एक ही चीज को 10 बार कर ले ढंग से, न्यूमेरिकल्स को 10-10 बार लिख ले ढंग से, भाई समय निकालना पड़ेगा, पर उसको बहुत ही पक्का रहेगा। नीट के लिए तो बहुत जरूरी है स्पीड। अगर स्पीड नहीं है तो नीट में, अगर एक्यूरेसी है स्पीड नहीं है, तो वो स्पीड कम होने की वजह से वो एक्यूरेसी भी इफेक्ट हो जाएगी। तेजी में फिर गलतियां होंगी, गलतियां होंगी तो गड़बड़ होगी। ठीक है जी। जेई में चल जाता है, पर नीट में भाई स्पीड भी चाहिए। हाँ जी, ये ड्रॉ करो जी डायग्राम। वाई बड़ी हिम्मत है गुरु जी, आज ही बुलाते हैं मम्मा को। तो सो थोड़ी थी, सब सुना फिर मैंने। अच्छा, क्या बोला? पाठ पाठ जब बोलते अच्छा, 108 बार 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 लिखते हैं। अच्छा। सुन रहे थे यार। हम्म। लिखो जी। ये पैरा पूरा लिखना है, वैसे बुक से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है जी। क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज है कि जीरो टाइम पे ये है, मतलब पहले जीरो डिस्प्लेसमेंट जब होगी, ये ओ पॉइंट पे जीरो डिस्प्लेसमेंट, एक्स जीरो है ना जी। देखो जी फर्क क्या है, इक्वेशन वहां भी बनाई है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, याद है? ऑसिलेशन में भी थी। मीन पोजीशन से चलते हैं तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक्सट्रीम पोजीशन से चलते हैं तो y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, दोनों बनाई है जी। ठीक है जी। पर फर्क यहाँ पर क्या है, यहाँ टाइम के साथ साथ एक और कंपोनेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। दो कंपोनेंट हो गए, इक्वेशन y वो t के विद रिस्पेक्ट में थी वहां बनी, यहाँ y x कॉमा t होती है। इक्वेशन किसके विद रिस्पेक्ट में होती है? x के भी और
टाइम की। तो सपोज देखो जी, लिख लेना जी, सपोज अ सिंपल हार्मोनिक वेव स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन O, travels along positive x axis with velocity v, ये लिखा जी, x axis पे जा रही है। let time be measured from the instant when the particle is at origin O passing through the mean position। यहां पर पार्टिकल कहां पर है जी, मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन होती है, ये भी मीन पोजीशन, ठीक है जी। अब टेकिंग इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल 0 ले रखा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ओरिजिन से कितना है, x 0 है, ओ पॉइंट पे x क्या है भाई, एट o x 0 है, तो y 0 कॉमा t हमें निकालना है। y 0 कॉमा t क्या होगा जी, इनिशियल फेज भी 0 लिया है, फाई नॉट, तो a साइन ओमेगा टी आ जाएगा, a साइन ओमेगा एट ओ। फिर एट p देखेगा, p में क्या हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है, कुछ x डिस्टेंस या x डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है। तो पार्टिकल कितनी देर बाद वाइब्रेट करना शुरू करेगा, यहां पर अगर t टाइम पे कर गया, यहां पर t टाइम में वाइब्रेशन शुरू हुई, तो यहां पर वाइब्रेशन कब शुरू होगी, देखो जी, पहला t माइनस एक्स बाय वी पे, t डैश जो टाइम होगा, अगर ये t टाइम पे था, तो यहां पर जो पार्टिकल की मूवमेंट है, देखो टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो यहां पर ध्यान क्या रखना है, t माइनस एक्स बाय वी, ये जो एट p है, वहां पर पार्टिकल कब वाइब्रेट करना शुरू करेगा, थोड़ा पहले वाइब्रेट करना शुरू करेगा, कितने टाइम पहले, x बाय वी। मैं तो इसको ये कहता हूं, बुक में तो लिखा हुआ लेटर, पर ये जो पार्टिकल था वो कितने टाइम पे यहां था, x बाय वी टाइम पहले यहां था। वही पार्टिकल अगर p पॉइंट पे जाएगा तो कितनी देर पहले चला होगा t से, जैसे यहां c पार्टिकल है, यहां पार्टिकल क्या है d, d पार्टिकल c पे कितनी देर पहले था जी, क्योंकि ऐसे वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है जी। तो वाइब्रेशन ट्रेवल कर रही है जी, तो जो वाइब्रेशन हमारी जा रही है, वो वाइब्रेशन यहां से कितनी देर पहले निकली होगी, x बाय वी। देखो जी, वेव वाइब्रेट करी है, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के राउंड वाइब्रेट कर रहा है, उसी से वाइब्रेशन से ही आगे वाइब्रेशन ट्रांसफर हो रही है ना जी। प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, डेफिनेशन में क्या लिखा, अ वेव दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द मीडियम, मतलब ये स्टेशनरी नहीं है, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट भी है साथ में। वो जो ऑसिलेशन में वेव पड़ी है वो क्या है भाई, स्टेशनरी है, बस वहीं पर ही है एक। इसमें क्या है कि ये आगे से आगे मूवमेंट है पार्टिकल। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, आगे से आगे क्या है जी, मूवमेंट। एक वेव होती है स्टेशनरी वेव भी होती है, आगे बढ़ेंगे, स्टैंडिंग वेव, उसमें कोई मूवमेंट नहीं, उसमें बस वहीं पर ही वेव बनेगी और वहीं पर उठ जाएगी। प्रोग्रेसिव वेव में आगे से आगे वेव जाएगी, मतलब डिस्टर्बेंस ट्रेवल करेगी, मतलब एनर्जी ट्रेवल करेगी, पार्टिकल वहीं बैठा है, वो डेफिनेशन वही है वेव की, पार्टिकल यही वाइब्रेट कर रहा है। सी पे जो पार्टिकल था उसकी जो वाइब्रेशन है, मतलब उससे जो डिस्टर्बेंस ट्रेवल करके पहुंचेगी, कितना टाइम लगेगी यहां जाने में, t इज इक्वल टू एक्स बाय, पर जो वाइब्रेशन यहां से चली है वो कितनी देर पहले चली होगी जी, t माइनस एक्स बाय, यहां से वहां तक जाने के लिए कितनी देर पहले निकली जी, t माइनस एक्स बाय। तो जब हम p पॉइंट के लिए लिखेंगे, एट p डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, तो y x t क्या लिखा जाएगा, a साइन ओमेगा t की जगह क्या लिखा जाएगा, t माइनस एक्स बाय वी, t माइनस एक्स बाय।
ये थोड़ा हर साल ही बच्चों को थोड़ा याद करना पड़ता है भाई कि यहाँ से जो डिस्टरबेंस ट्रेवल करी थी, जो यहाँ पर डिस्टरबेंस थी, वो कितनी देर पहले चली होगी तब यहाँ पहुंची, वो x बाय वी टाइम पहले चली होगी, x बाय वी टाइम पहले चली होगी। बुक में लेटर लिखा हुआ वैसे, दिस मीन्स द पार्टिकल p विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग x बाय v सेकेंड लेटर। लेटर होता तो प्लस होना था, लेटर होता तो क्या होना था, प्लस। ठीक है जी, डन है। देखो जी, डिस्टर्बेंस को टाइम लगेगा वहां पहुंचने में, x बाय v टाइम लगेगा। अगर t सेकंड पे हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहां से डिस्टरबेंस यहां तक जाने के लिए x बाय v पहले चले होंगे तभी। ठीक है जी, तो t सेकंड पे यहां बात हो रही है, तो अगर t सेकंड पे ही मैं इधर बात करूं तो डिस्टरबेंस यहां पर कब थी, x बाय v टाइम पहले थी ना, t माइनस एक्स बाय वी, टी माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू ओ चेक हो रहा है। विद रिस्पेक्ट टू क्या चेक हो रहा है जी, ओ। नहीं याद हो रहा तो भाई सीधा याद रख लो, टी की जगह क्या आना है भाई, टी माइनस एक्स बाय वी, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों को हर साल ही। पर जो ओ पॉइंट पे है वो साइन ओमेगा टी है। टाइम समझ आ गया होगा कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी है, वो पहले ही चलेगा पार्टिकल, तब वहां इतने टी टाइम पे वहां वाइब्रेशन क्या होगी, टी सेकंड्स में पूछ रहा है तो टी माइनस एक्स बाय। ठीक है जी, उसके बाद तो आसान है, बस यही है, दो ही चीजें हैं, एक ओ पे और एक पी पे। हाँ बोलो, कुछ नहीं सर। हाँ बताओ फिर भी कुछ। टी है अभी क्या सर, इधर ओ पे कितना एक्स बाय वी। ओ पे तो टी टाइम था, ठीक है, जब पार्टिकल ओ पे चेक कर रहे हैं। फिर उधर पी तक जा रहे हैं, फिर प्लस नहीं आएगा। देखो पार्टिकल पहले यहां पर था, जी, उसको पहुंचने में टाइम वहां लगा x बाय वी, अगर ये 2 सेकंड पे। ठीक है। ठीक है जी, यहां से यहां जाने में आपको 1 सेकंड और लग रहा है। ठीक है जी, तो ये यहां से कब चला होगा, अगर ये अभी इंस्टेंट टाइम, इंस्टेंटेनियस टाइम कितना है, 2 सेकंड, तो अगर 1 सेकंड यहां पर लग रहा है तो ये 1 सेकंड पे पार्टिकल यहां पर होगा, जो डी पे पहुंचा है पार्टिकल, वो 1 सेकंड पे कहां होगा जी, यहां पर। तो मतलब 2 सेकंड माइनस 1, मतलब वहां तक जाने से पहले पार्टिकल ओ पे कब था, मतलब यहां पर जब पार्टिकल पहुंच रहा है वो तो टोटल टाइम 1 सेकंड लग रहा है उसे, अभी टाइम हुआ है 2 सेकंड, तो पार्टिकल यहां पर कब था जी, 1 सेकंड पहले ही था। तो मतलब टी माइनस जितना टाइम वहां जाने में लग रहा है वो करते हैं बस। बिफोर मतलब लेटर नहीं है कि इतना टाइम उस पहले वो था। ठीक है जी, एक बार देख लो जी, नहीं समझ आया दोबारा बता। हो गया जी, समझ आया, बस लास्ट है जी। अब इसके टाइप्स हो जाएंगे, बहुत सारे फॉर्म्स में लिखी जा सकती है ये इक्वेशन, मतलब इसको लिखने के बहुत तरीके हैं। ए साइन ओमेगा को अंदर ले जाओ, ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाय वी, एक वेव वेलोसिटी का फार्मूला ओमेगा बाय के भी होता है।
एक वेव वेलोसिटी का फार्मूला ओमेगा बाय के भी होता है। कैसे आएगा जी, देखो ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी, के क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई से 2 पाई कट गया, v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, के प्रोपेगेशन कांस्टेंट लास्ट क्लास में कराया था। वेव नंबर बताया था एक, वेव नंबर याद है जी, यस सर 1 बाय लैम्डा, और उसके बाद के प्रोपेगेशन कांस्टेंट और एंगुलर वेव नंबर घर से लिखने के लिए दिए थे ये डेफिनेशन, एम्पलीट्यूड कई सारी डेफिनेशन थी। हाँ पेज तो छूट गया बस, वो पता ही मुझे, तभी मैं तेज नहीं करा रहा, नहीं तो कराने को मैं स्पीड बढ़ा के आज ये प्रोग्रेसिव भी खत्म कर देता। मैं क्या चलो आराम से चलेंगे। अगली क्लास फिर 10:15 पर 10 बजे ही रखूंगा, तब 10:30 शुरू होगी, है ना। दिख गया मुझे तुम्हारा भी, कल वहां भी 11 बजे पहुंच गया मैं, बच्चे 11:15 आए। अरे भाई कमाल ही हो गया, 45 मिनट्स वेट करते रहे, मतलब एक एक दो दो तो आगे थे, फिर अब क्या करें। हाँ जी 2 पाई बाय लैम्डा, हमारे जमाने में तो 6 बजे 5:30 बजे क्लास जाता था भाई, मतलब 5 बजे घर से निकलते थे, 5:30 बजे क्लास होती थी। ऐसे ही दिसंबर में धुंध पड़ी होती थी पूरी, 20 सेक्टर से साइकिल पे जाना 44 सेक्टर, हाँ सवेरे सवेरे। पर यहाँ 5:30 बुला लूं तो बस मैं ही बैठा हूँ और बाकी कोई नहीं दिखेगा। हाँ जी, तो ये ओमेगा बाय के है, 2 पाई से 2 पाई कट गया, लैम्डा बाय टी, तो वेव वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो जाता है जी, लैम्डा अपॉन टी। तो यहाँ पर ओमेगा बाय वी को क्या लिख सकते हैं भाई, के, ओमेगा बाय वी को क्या लिख सकते हैं जी, के। बहुत सारे फार्मूले हैं, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाय कैपिटल टी हो सकता है भाई, के का वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा हो सकता है, 2 पाई कॉमन निकाल सकते हो, मतलब बहुत ही तरीके से फार्मूले लिखे जा सकता है इस प्रोग्रेसिव वेव की। अब एक चीज याद रखनी है, कंसेप्ट दिमाग में डाल लो, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है, किधर जा रहा है भाई, तो बीच में आएगा माइनस, क्योंकि पार्टिकल पहले चला ना। अगर नेगेटिव की डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव, फिर उसमें पार्टिकल को यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, प्लस होगा ना। अगर नेगेटिव में जा रहा है तो पार्टिकल को यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। पॉजिटिव साइन कब आएगा, किसके बीच में, ओमेगा टी प्लस के एक्स, जब नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है जी, तो याद रखना +2 में भी काम आएगा ये इक्वेशन, ईएम वेव की इक्वेशन यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है जी। वहां पूरा चैप्टर है, नीट जेईई में एक क्वेश्चन बन जाता है इसमें, ईएम वेव में इनके बीच में नेगेटिव कब आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की टर्म में जाए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव करेगी वेव। अभी यहाँ तक ही पढ़ो, प्रोग्रेसिव वेव का भी काफी काम पड़ा है, ठीक है जी। अगली क्लास में मैं न्यूमेरिकल ही करा दूंगा थोड़े, और सुपरपोजिशन और स्टेशनरी की डेफिनेशन, बाकी 2 लेक्चर आराम से आके कर लो।